चलिए, हाय एवरीवन, वेलकम टू एड अंकल जेईई की तैयारी। या वॉइस बिल्कुल क्लियर है बेटा आज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आपको आज पढ़ना है मुझे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द टुडे क्लास इज अ हीट। देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी इंट्रैक्शन। और एनर्जी इंट्रैक्शन में बेटा हम दो चीजें पढ़ते हैं, फर्स्ट वन इज वर्क और अनदर वर्क इज हीट। तो एक्चुअली में दीज आर नॉट द वर्क एंड हीट, दीज आर द वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर। एग्जैक्ट वर्ड इज हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर। ये सबसे एग्जैक्ट वर्ड होता है यहाँ पे, ओके ना। तो पढ़ेंगे क्या चीजें हैं क्या नहीं इसके बारे में। तो अगर मैं बात करूं बेटा आज की क्लास की, तो संपूर्ण बैच आपका चल रहा है जेई के लिए। और देखिए, डीडीए का एग्जाम भी आने वाला है, DSSB का भी आने वाला है, तो बहुत सारे एग्जाम एक साथ आने वाले हैं। उसमें अब कहेंगे सर सिविल वालों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बेटा सिविल वाले जो DSSB का पेपर नंबर 2 देंगे उसमें ये आएगा। सेकंड चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो बच्चा डीडीए का देगा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कंबाइंड पेपर आता है, 40 क्वेश्चन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल करने दोनों होते हैं। अब दोनों स्टूडेंट्स को करने होंगे तो भाई आपको आना जरूरी है, ये आपकी नीड है। तो अब देखो आपको ये पार्ट आना जरूरी, इसलिए देखो नीचे लिखा भी है डीडीए DSSB। अगर आप देखो यहाँ पे लिखा भी है DSSB, आप आके देखो तो ये ना DSSB। तो बेटा सारी चीजें लिखी हुई है, तो आपको सिर्फ पढ़ना है कि आपकी यहाँ पे जो क्लासेस चल रही है एडएनकल पे जेईई की तैयारी पे, तो ये आपका संपूर्ण बैच है, लाइफ चेंजर है। पहले समझ लो। अब कुछ बच्चे कहते हैं क्वेश्चंस, अरे लगवा रहा हूं ना क्वेश्चंस भी, सब कुछ है। पहले एक बार थ्योरेटिकल पढ़ तो लो, फिर जब आपको पता लग जाएगा ये सारी चीजें तो हम इजीली कर लेंगे कवर अप, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, टेलीग्राम चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चे, जेई की तैयारी। देखिए जेई की तैयारी, तो सर्च करना है एड अंकल, सिर्फ एड अंकल ही पुट अप कर दो और साथ में लिख दो जेई की तैयारी। ये हटा दीजिए, जेई की तैयारी, और जैसे आप इसको सर्च करोगे ये आपको मिल जाएगा, करेक्ट ना। तो YouTube, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। तो आज मैं बात करता हूं हीट की बच्चे। हीट क्या है सर? ये व्हाट इज हीट? तो मैं ये कह सकता हूं एनर्जी इंट्रैक्शन। सुनते रहना, सिर्फ वर्क कंप्लीट हो गया, वर्क ट्रांसफर कंप्लीट हो गया, हीट के बारे में बात करते हैं। एनर्जी इंट्रैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हुआ वही आपने क्या बोला सर? ये है। तो सिंपल सी बात है यार, देखो मैं हूं और आप दो अलग अलग है। अब मान के चलो यार, हम दोनों हैंडशेक करते हैं, एक बंदे ने ऐसे किया ऐसे, तो अगर आप थोड़ी देर हैंडशेक करोगे तो एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा। मान के चलो मेरा हाथ कूल है बिल्कुल, दूसरे का हॉट है, तो अगर हम दोनों मिलाएंगे तो थोड़ी देर बाद हीट इंट्रैक्शन हो जाएगा। वहां पे देखो दोनों का क्या हो जाएगा, एक हीट इंट्रैक्शन हो जाएगा। हीट का चेंजेबल है ना, हीट इधर से उधर क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। तो हीट ट्रांसफर वर्ड, हीट इज नॉट अ वर्ड, हीट इज नॉट अ गुड वर्ड फॉर हियर, हीट ट्रांसफर इज अ वेरी गुड वर्ड, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर एक सबसे अच्छा वर्ड है, तो हम बोल देते हैं हीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ट्रांसफर क्या हो रही है? एनर्जी इंट्रैक्शन, तो हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो दैट मीन कोई हीट है, हीट को डिनोट कर रहा हूं मैं यहां से Q से, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अरे हाँ है ना भाई, ये तो कह रहा है चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। हम दोनों का मास क्या है वो भी डिपेंड करता है। मान के चलिए, सपोज करिए एक मास आपने यहां पे ले लिया, सपोज करिए टेम्परेचर है, मास है आपका 1 kg, मास है आपका 1 kg, TI है आपका मान के चलिए 10 डिग्री सेल्सियस, T फाइनल है आपका 40 डिग्री सेल्सियस। तो आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है। सपोज करिए फिर दूसरा मास है आपका यहाँ पे, तो आप देखिए मास आपका सपोज करिए 10 kg आ गया। टेम्परेचर देखिए, T इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री और T फाइनल 40 डिग्री। तो आप क्या कहोगे, देखो मास चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, दिखाई दे रहे होंगे, सिंपल सी चीजें दिखाई दे रही है। तो मैं ये कह सकता हूं हीट इज प्रोपोर्शनल टू मास। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो बच्चे कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू चेंज, मतलब दोनों के ही आपके क्या होंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे हाँ है ना, बोलो कुछ भाई। तो ये जो दो वर्डिंग है हीट के बारे में, जो आप लोग देखते हो, पढ़ते हो, सारी चीजों को समझते हो, मे होप ये आपके लिए इन फ्यूचर काम आने वाली है। ओके जी, ये इन फ्यूचर आपको काम मिलेगी तो डायरेक्टली कि एनर्जी इंट्रैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं भाई इस वाली कंडीशन को यहाँ पे, तो ये Q हो जाएगा, Q इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन होता है मास इनटू C डेल्टा T। मास इज अ मास, M फॉर मास ना, किसी बॉडी का मास, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस, C इज स्पेसिफिक हीट। ये क्या होता है आपका, स्पेसिफिक हीट के नाम से जाना जाता है, ये स्पेसिफिक हीट के नाम से जाना जाता है, दैट इज C। C इज नथिंग एज स्पेसिफिक हीट। तो Q इक्वल टू MC डेल्टा T स्पेसिफिक हीट C।
तो ये आपकी कंडीशन बन गई हीट। अगर कोई पूछे हीट क्या हो रही है, तो हीट की यूनिट लिख लीजिए यहाँ पे। अगर कोई भी आपसे पूछे यूनिट क्या होगी, तो यूनिट होगी जूल में। तो बेटा यूनिट आएगी आपकी जूल में आएगी। अरे हाँ है ना। अगर आपको सी फाइंड आउट करना है तो देखिए नेक्स्ट, ये सी है क्या, सिग्निफिकेंस देख लेते हैं एक बार हम लोग। सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट, सी के बारे में कहना चाह रहा है कि स्पेसिफिक हीट के बारे में क्या होगा। देखिए क्या कहता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो भाई अभी आपने लिखा Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, है ना। और अगर मैं यहां से C को फाइंड आउट करूं, वी आर फाइंडिंग द C वैल्यू, तो C इज नथिंग एज एम डेल्टा टी। अरे हाँ है ना, ये बन गया C। तो यूनिट देखो, यूनिट क्या बन जाएगी सर, जूल डिवाइड बाई मास क्या हो गया, केजी, और ये कितना हो गया सर, केल्विन में या और डिग्री सेल्सियस में। तो जूल अपॉन में केजी डिग्री सेल्सियस भी बन जाता है। तो कहीं कहीं आप इसको किलो जूल के नाम से भी देखोगे, तो अगर किलो जूल में भी कन्वर्ट हो जाए तो ये आपका एक सेंस बन जाता है। तो ये किलो जूल और ये इस तरीके से एक कंडीशन बन के आ जाती है। मे होप ये आपको पता लग गई होगी। तो किलो जूल पर केजी के या डिग्री सेल्सियस में। तो कहता क्या है जी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज करना है द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। टेम्परेचर को रेज करना है एक यूनिट मास का, ऑफ सब्सटेंस टू यूनिट डिग्री डिफरेंस, डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस, एक डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस। कहने का मतलब क्या है सर, ये सी क्या करेगी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। एक अमाउंट चाहिए हीट का। अगर मैं सपोज करो यहां से हीट को लिया और इस तरीके से कोई बॉडी है उसके अंदर एंटर कराया मैंने हीट, तो उस मास के अंदर एंटर हो रहा है, तो उस मास में क्या होगा, जो टेम्परेचर, जो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए वो डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट 1 डिग्री सेल्सियस तो हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि 1 डिग्री सेल्सियस क्या दिखे उसमें, टेम्परेचर डिफरेंस तो दिखाई दे। तो यही एक अमाउंट है कि अगर जिस बॉडी के अंदर सपोज करो कोई सिस्टम है, उसके अंदर अगर हम हीट को प्रोवाइड करा रहे हो, तो उसका जो टेम्परेचर चेंज होगा, जो टेम्परेचर चेंज होगा उसी को बोला है स्पेसिफिक हीट। सिग्निफिकेंस क्या है स्पेसिफिक हीट, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी स्पेसिफिक हीट, उतनी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। तो यार याद रखना, इसको एक लाइन को दोबारा से पढ़ लो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। अब समझ में आ गई कि अमाउंट बताना उस हीट का जिसकी वजह से जो मास है, कोई बॉडी है, उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाए, मींस उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, डिफरेंस बढ़ता हुआ चला जाए, उसी वर्ड को बोला है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट का सिग्निफिकेंस क्या हो गया बेटे, सी का मतलब हो गया स्पेसिफिक हीट सिग्निफिकेंस। तो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बन गई, तो हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है ना। तो देखिए क्या कहता है, अगर सी की वैल्यू जितनी अच्छी होगी, बढ़ेगी, हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। तो हीट को कैपेसिटी बढ़ने का होगा। जैसे सपोज करो मैं एयर की बात करूं, तो देखो अगर आप एयर की बात करो तो एयर की वैल्यू होती है 1.005 किलो जूल पर केजी के, या केजी डिग्री सेल्सियस, है ना, ये मान लीजिए। तो अगर आप वाटर की बात करोगे तो वाटर का कितना होता है बेटा, 4.18 किलो जूल पर केजी के। तो देखो इसलिए कहा जाता है कि वाटर इज अ गुड हीट कैपेसिटी, है ना, वाटर हैज गुड हीट कैपेसिटी, हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। तो आपकी देखो वाटर की वैल्यू ज्यादा है सी की, तो सी की अगर वैल्यू ज्यादा है तो आप लोग क्या बोलोगे सर, हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो वाटर की एयर से अच्छी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, इसका मतलब ये होता है। अब देखिए अगर हम बात करें सॉलिड में या फिर लिक्विड की बात करें, सॉलिड या लिक्विड की बात करें, एक तो ये हो गई, और अगर हम एयर की बात करें या गैस की बात करें तो ये, तो इसके अंदर होती है बेटा वन स्पेसिफिक हीट, सिर्फ एक स्पेसिफिक हीट होती है, एक स्पेसिफिक हीट होती है। इसके अंदर 2 स्पेसिफिक हीट होती है, 2 स्पेसिफिक हीट होती है। यहां पे वैल्यू होती है 2 स्पेसिफिक हीट की। तो क्वेश्चन बन जाता है जेई में कि सॉलिड और लिक्विड में एक स्पेसिफिक हीट होती है ओनली, और गैस में 2 होती है। तो 2 कौन कौन से होती है, एक होती है कांस्टेंट प्रेशर पे और एक होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। क्या कह रहे हैं जी, एक कांस्टेंट प्रेशर पे होती है और एक होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो भाई अगर मैं यहां पे सॉलिड और लिक्विड की बात करता हूं, सॉलिड और लिक्विड में जो सीपी है वो ही इक्विवेलेंट होता है सीबी के, और वो ही इक्विवेलेंट मान लेते हैं सी के, बिकॉज यहां पे जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन इन सॉलिड एंड लिक्विड इज नेग्लिजिबल, एक्सपेंशन इन सॉलिड एंड लिक्विड इज नेग्लिजिबल, इज
नेग्लेक्ट, इज नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए तो हम क्या करते हैं एक ही। तो वर्क ट्रांसफर, जो वर्क ट्रांसफर है वो क्या हो जाएगा, वर्क ट्रांसफर इज जीरो। तो वर्क ट्रांसफर की वैल्यू क्या है यहाँ पे इस टाइम पे एक्सपेंशन, तो जीरो। तो ये कंडीशन होगी। बट अगर हम लोग बात करते हैं गैसेस में, तो गैसेस में क्या होगा सर, सीपी की एक वैल्यू होती है, सीबी की अलग होती है। तो सीपी इज 1.005 आपने लिख दिया और यहाँ पे 0.718, तो ये दो अलग अलग टर्म बनके आती है बच्चे। तो अगर आपसे पूछा जाए सीपी और ये पे, तो आप लोग बता सकते हो इजिली कि सर ये अप्रोक्सीमेट ऐसे, मतलब एयर पे ले लो या वैसे ले लो, मैं तो एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया, करेक्ट ना। तो अगर ऐसे पूछे तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हो कि आपसे ये पूछा जा रहा है। तो दो स्पेसिफिक हीट की यहाँ पे वैल्यूज बन के आती है। अरे हाँ है ना। तो अगर आप ध्यान रखोगे बच्चे तो ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि भाई बताइए नंबर ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड, तो 1। नंबर ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर द गैसेस, तो 2। डू इज सीपी एंड सीबी। तो सर आपने यहां पे देखा सीपी इज ग्रेटर देन सीबी, कैसे हो सकता है, कॉन्सेप्ट देखिए, सीपी इज ग्रेटर देन सीबी, ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सीपी और सीबी में भाई। तो ये अब देखिए यही कॉन्सेप्ट बनता है। देखिए क्या कहा उन्होंने, बड़े ध्यान से समझना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा आपके पास। देखिए क्या कहता है ये बच्चे, देखिए ये एक सिलेंडर मैंने यहां पे प्रोवाइड कराया और ये पिस्टन है आपके यहाँ पे, इसको पिस्टन को ऐसे समझना, ठीक है। ये पिस्टन यहाँ पे इस तरीके से, तो देखो मैंने क्या किया, मैं एक बार ले लेता हूं कांस्टेंट वॉल्यूम को। मैं किसको ले रहा हूं बच्चे, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम को ले रहा हूं। सुनना, अब यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे होगी, मैंने यहाँ पे है ना क्या लगाया, स्टॉपर से लगा दिए। क्या लगाए मैंने, स्टॉपर से लगाए, ठीक है। स्टॉपर से लगा दिए तो ये मूव नहीं कर पाएगा। अगर ये मूव नहीं कर पाएगा, सपोज करो आपने यहाँ पे कोई हीट प्रोवाइड कराया और हीट की वैल्यू है 100 जूल। अब ये 100 जूल है, ये तो कहीं ऊपर नीचे जा ही नहीं पा रहा है, दैट्स मीन वर्क की जो वैल्यू हो गई यहाँ पे जीरो हो गई। वर्क की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। आपने बोला था ना कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपने ये स्टॉपर यहाँ पे लगा दिया इस तरीके से, तो आपने स्टॉप कर दिया, पिस्टन ना तो मूव कर पा रही है, दैट्स मीन इसके अंदर कोई हीट गई। सपोज करो आपने कुछ किसी को कुछ खिलाया, तो भाई वर्क तो जीरो, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वो क्या करेगा, ये एनर्जी की टर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो सपोज करो जो आपका क्यू था वो सिर्फ किस में कन्वर्ट हुआ, यू में, और इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 100 जूल आ गई। और जो अगर मैं वर्क की बात करूं यहां से, तो वर्क की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। अरे हाँ है ना, पहले ये बताइए। तो ये बन गया से कांस्टेंट वॉल्यूम की टर्म में, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट की वैल्यू कितनी है, 100 जूल है। सपोज करो यही सिस्टम अगर आप कांस्टेंट प्रेशर की टर्म में ले लो, देखिए ये रहा, ये कांस्टेंट प्रेशर है। अब कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, अब कुछ भी नहीं है सर, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि सर ये पिस्टन है। अब जैसे ये पिस्टन होगी तो सुनना, सपोज करो U की वैल्यू यहाँ पे आ गई 100 जूल, कितनी आ गई, ये 100 जूल आपकी बन के आ गई, समझना ध्यान से। और मुझे अब मैंने यहाँ पे क्या मान लिया कि जो U की वैल्यू है वो 100 जूल ही रहनी है। क्या रहनी है, 100 जूल ही रहनी है। अब देखो जैसे आपने यहाँ पे हीट को ट्रांसफर किया, सिस्टम के अंदर आपने हीट को ट्रांसफर किया, तो ये तो जूल 100 है, बट ये क्या करेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, धीरे धीरे स्लो स्लो मूव करता रहेगा ऊपर की तरफ। तो दैट्स मीन इसका मतलब यहाँ पे वर्क क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो तो होगा नहीं, अगर ये जीरो नहीं होगा तो वर्क कुछ और आएगा। अरे हाँ है ना। तो सपोज करो अगर U की वैल्यू को आपको 100 ही रखना है, तो अगर मैं इसको U Q मान लू, तो Q इक्वल टू U प्लस W। अरे एग्जाम्पल, एज्यूम, क्या माना मैंने, एज्यूम किया। तो देखो U की वैल्यू ये वर्क ही है ना, तो अगर मैं यहां मानू तो ये तो 100 है, तो वर्क की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पे वर्क सपोज करो वर्क 20 आ गया, 30 आ गया, तो 30 आ गया, तो हीट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई ना। अरे हाँ है ना, तो हीट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे बढ़ गई। तो यार देखो ये यहाँ पे बढ़ गई, तो U को आपने उतने ही मानना है एक तरीके से, ये मैं इसको मान लेता हूँ। एक बार कमेंट चेक कर लेते हैं, कमेंट भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी बच्चों को डाउट हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि यार सर उस टाइम पे आपने डाउट क्लियर नहीं किया। ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है। तो ये वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब क्या कह रहे हो सर, यहाँ पे CV, तो CV देखो Q तो 100 है, बट यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, मोर देन ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन 100 होगी। दैट्स मीन सर यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो शुड बी ग्रेटर देन ये होगी। अरे हाँ है ना, ये क्या, ये बात समझ में आ गई। तो कैसे होगा सर, देखो अगर यहाँ पे आप देखो कि सर MC डेल्टा T, अरे P है ना, और ये क्या हो जाएगा सर MCV डेल्टा T।
तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो एमसीपी सीवी के बराबर हो गया। यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी आपने क्यू को क्या लिखा सर कि एमसी डेल्टा टी, तो दोनों में हीट के ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई। अगर आप ये कहोगे कि भाई, तो यहां से मैं सिंपल सा एक वर्डिंग निकाल सकता हूं कि जो क्यूपी है उसमें क्यू वॉल्यूम से ज्यादा हीट दी जाएगी। अगर ये दी जाएगी तो देख लो भाई, ये बन गया, तो सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। ये कॉन्सेप्ट बन के आ जाता है। अरे हाँ है ना, बताओ भाई। तो अगर आपसे पूछे ये बड़ा है ना, तो प्रेशर में अगर हम हीट को प्रोवाइड कराते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हीट की वैल्यू को ज्यादा देना पड़ेगा एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये सारी चीजें बन के आ जाती है। तो देखो, तो इसीलिए इनको बोला जाता है वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखोगे ये वर्ड आ गया। ठीक है, चलिए अब कुछ टर्म को पढ़ लेते हैं आगे। अगर देखिए यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं, सीपी सीवी मैंने बता दिया। अब हाँ, प्रीवियसली एक चीज मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको वर्क की कंडीशन मैंने बताई थी बच्चे कि सर ये वर्क है, और वर्क में जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है ना, तो अगर आप किसी को वर्क इनपुट दे रहे हो, क्या प्रोवाइड करा रहे हो, वर्क इनपुट, तो टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये सिस्टम है। अगर यहां से इस सिस्टम से वर्क मिल रहा होगा आपको, वर्क आउटपुट मिल रहा होगा, तो वर्क आउटपुट क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर आप हीट की बात करोगे, तो अगर आप हीट की बात करो, हीट इंटरेक्शन, तो ये कोई सिस्टम है, और अगर आप इसको हीट इनपुट दे रहे हो, क्या प्रोवाइड कर रहे हो, हीट इनपुट, तो वैल्यू होगी पॉजिटिव में। और अगर आपको ये Q आउटपुट यहाँ पे बाहर आ रहा होगा, तो ये मिलेगा Q नेगेटिव में। तो सिस्टम इन और आउट की कंडीशन बन गई। ये इन है, आउट है, तो सिमिलरली ये इन होगा और ये आउट होगा। तो इस तरीके से ये सभी इंटरेक्शन आपको याद रखने हैं। अरे ठीक है, अरे हाँ बोलो ना, अरे समझ में आया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, इट इज फॉर अ क्लोज सिस्टम, इट इज अ क्लोज सिस्टम। याद रखना जो वर्ड बोलो, फॉर अ क्लोज सिस्टम है ना, अंडरगोइंग अ साइकिल, फॉर ए क्लोज सिस्टम, फॉर ए क्लोज सिस्टम। वर्डिंग पे ध्यान देना भाई, फॉर ए क्लोज सिस्टम, फॉर ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल। वर्ड देखना, अंडरगोइंग अ साइकिल, नॉट अ प्रोसेस, अंडरगोइंग ए साइकिल। द टोटल हीट ट्रांसफर इज इक्वल, द टोटल हीट ट्रांसफर, द टोटल हीट ट्रांसफर, द टोटल हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू टोटल वर्क ट्रांसफर, टोटल वर्क ट्रांसफर। ये वर्ड बोला, तो ये किसके लिए बोल रहा है भाई, तो ये इस तरीके से बोला इसने साइकिल के लिए। तो दैट्स मीन कि अगर भाई मैं लिखूं तो टोटल हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू टोटल वर्क ट्रांसफर। इट इज फॉर अ साइकिल, इट इज फॉर ए साइकिल, नॉट अ प्रोसेस, नॉट ए प्रोसेस। याद रख लेना, इट इज नॉट ए प्रोसेस, प्रोसेस के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक साइकिल के लिए है। ठीक है, साइकिल आया, आना और जाना। तो ये बन जाता है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उन्होंने ये वर्ड बोल दिया, अब वर्ड तो बोल दिया, अब ये किसके लिए है सर, ये कंडीशन किसके लिए पूछ लेता है, बताओ। ये जो इक्वेशन है वो किसके लिए है, ये इक्वेशन है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये कंडीशन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही तो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई ये बताइए जो ये कंडीशन है रिवर्सिबल के लिए एप्लीकेबल है कि इरिवर्सिबल, तो आपको बोलना दोनों के लिए एप्लीकेबल है भाई। ये जो इक्वेशन है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों के एप्लीकेबल। तो अब इसके बाद आते हैं, ठीक है इतना तो फर्स्ट लॉ ने बता दिया, तो अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ने क्या बोला, तो देखिए फर्स्ट लॉ ने जो जो बोला ध्यान से रखना। पहला बोला कि जो हीट है, हीट इज अ पाथ फंक्शन, तो याद रखना हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। क्या बोला उन्होंने, हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन, इज अ पाथ फंक्शन, नॉट अ पॉइंट फंक्शन। इन्होंने क्या बोला जी, ये पाथ फंक्शन है। ये पाथ फंक्शन कैसे होगा सर, ये एक विषय था सोचने का। तो उन्होंने क्या बताया सर, देखिए बड़े ध्यान से देखना। देखो अगर मैं कोई डायग्राम ले रहा हूं, सपोज करो, देखो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पाथ कौन सा है बेटा, ए पाथ है। ठीक है, अब यहां से वापस आएंगे, ये पाथ कौन सा बन जाएगा, बी पाथ बन जाएगा। अरे हाँ है ना, अरे पहले ये बताओ, ये पाथ बन गया, ठीक है सर।
तो दूसरी चीज, सारी चीजें बताऊंगा, अभी सिर्फ लिखो। तो सर पाथ बन गया, उन्होंने कहा कि बताओ ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो उन्होंने बोला है यहाँ पे, सुनना, कि टोटल हीट ट्रांसफर इक्वल टू टोटल वर्क ट्रांसफर। तो टोटल हीट ट्रांसफर, तो ये देखो, तो ये क्या कहता है, देखो इन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ क्यू। कैसे बनी इन एग्जैक्ट, देखो 1 से ए पाथ को फॉलो करते हुए दो पॉइंट पे गए। कैसे, ये 1 है, 1 से फॉलो करते हुए, 1 से स्टार्ट हुई गाड़ी, ए पाथ को फॉलो करते हुए पॉइंट 2 पे गए, तो पॉइंट 2 पे आ गए। प्लस में अगर हम प्लस लिख दें यहाँ पे, क्योंकि हीट, तो ये दूसरा पाथ, तो आप क्या लिख रहे हो सर यहाँ पे कि सर ये डी क्यू दो पाथ बी, 2 पॉइंट से बी पाथ को फॉलो करते हुए एक पे आया, इक्वल टू, अगर मैं वर्क की बात करता हूं तो वर्क ट्रांसफर क्या हो जाएगा सर, सेम चीज हो जाएगा 1A2, और प्लस में वर्क ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे 2A1। अरे हाँ है ना, ये बात बन गई। तो उन्होंने फॉलो किया सर, देखो देखो इन एग्जैक्ट 1 से ए पाथ को फॉलो करते 2 पे, फिर 2 से फॉलो करते हुए, तो हीट ट्रांसफर इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, वर्क ट्रांसफर इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो दोनों का समेशन बन गया। हाँ सर, अब चेक करना था, उन्होंने कहा कि मैं एक काम करता हूं, एक पाथ और बना देता हूं, यहाँ पे कोई पाथ, ये पाथ बना दिया मैंने सी, ये पाथ कौन सा बना दिया, सी। तो मैं क्या करता हूं, 1 से होते हुए वापस ऐसे ही, सुन लेना, ऐसे ही 1 से 2 पे जाते हुए सी से आऊंगा पाथ को। तो इन्होंने क्या बोला सर कि डी क्यू, आप जाओगे ऐसे ही, प्लस में कौन सी हीट में जाओगे, अब रास्ता आपने चेंज कर लिया 2 से सी से होते हुए, तो 2C1 इक्वल टू वर्क ट्रांसफर कितना हुआ सर, वर्क 1A2, और प्लस में अब कौन सा वर्क बन जाएगा, कौन से पाथ से आ रहे हो सर, 2C1, तो 2C1 को फॉलो करते आ रहे हो। तो जैसे ये बना, तो इन भाई साहब ने कहा कि इनको माइनस कर देते हैं। इन भाई साहब ने कहा कि इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो अगर मैंने सोल्व किया तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, अरे देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है सर। ये अब बचा क्या आपका सर, फिर सर बचा डी क्यू 2B1, ठीक है, माइनस डी क्यू 2C1 इक्वल टू वर्क में, देखो ये वर्क कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा कि डी डब्ल्यू 2A1 माइनस डी डब्ल्यू 2C1। तो सर ये देखो क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखना कि देखो एंड पॉइंट सेम है, देखो एंड पॉइंट दोनों पॉइंट में सेम है। देखो कैसे सेम है सर, यहां पे भी सेम है, ये सेम है, डिफरेंस आ गया सेम। तो देखो क्या है सर, पॉइंट सेम होते हुए भी पाथ में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अरे देख लो भाई क्या कहना चाह रहा है सर, ध्यान से सुनना। सपोज करो, देखो ये है, ये कंडीशन है, दोनों का कुछ डिफरेंस आ रहा है। हाँ सर, आप इसको लिख लीजिए कैसे कि सर डी क्यू 2B1 माइनस डी क्यू 2C1, है ना। अब इक्वल टू जो उन दोनों का डिफरेंस आ रहा होगा, पर वो डिफरेंस क्या है सर, 0 के तो इक्वल है ही नहीं, है ना। वही तो कह रहे हो कि ये डिफरेंस यहां पे कुछ आ रहा होगा, तो वो डिफरेंस 0 थोड़ी है, नहीं है। दैट्स मीन सर डी क्यू 2B1, अगर ये 0 नहीं है तो मैं इसको लिख सकता हूं सर डी क्यू नॉट इक्वल टू 2C1। देख लो, देखो ये क्या कहता है, दोनों में पॉइंट सेम है, दोनों में पॉइंट सेम है, देखो ये दोनों में पॉइंट सेम है, एंड पॉइंट सेम, एंड पॉइंट्स आर सेम, एंड पॉइंट्स आर सेम, बट पाथ आर डिफरेंट, बट पाथ आर नॉट सेम। तो पाथ क्या है आपके, सेम नहीं है। दैट्स मीन पूरी कंडीशन क्या है आपकी सर, पाथ फंक्शन। देख लो भाई, पाथ फंक्शन है। सिमिलरली अगर वर्क की बात करो तो वर्क भी तो यही कह रहा है कि डी डब्ल्यू 2B1 नॉट इक्वल टू 2B1 2C1। तो देखो ये इक्वल ही नहीं है, और ये देखो दोनों इक्वल ही नहीं है। देख लो पीछे, देखो इन दोनों का डिफरेंस कुछ बन रहा है, देखो सुनो, इन दोनों का डिफरेंस कुछ ये आ रहा है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, देखो कुछ आएगी तो ये कुछ होगा, तो ये कुछ आएगा, तो ये क्या होगा, दोनों तो इक्वल, तो 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा, और जब 0 के इक्वल ही नहीं आ रहा है तो देखो क्या कह रहा है कि दोनों पाथ देखो डिफरेंट पाथ है, पॉइंट क्या है, सेम है। तो दैट मीन पॉइंट सेम होते हुए भी पाथ क्या है, सेम नहीं है। तो इसका मतलब फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सर, पाथ के ऊपर फंक्शन कर रहा है। तो आप लिख सकते हो कि हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर दोनों ही क्या है जी, दोनों क्या है, पाथ फंक्शन। दीज आर द पाथ फंक्शन। पाथ के ऊपर डिपेंड करती है चीजें, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना था कि कंप्लीटली सारी चीजें पाथ एंड पॉइंट सेम होते हुए भी। अरे यस और नो, क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो मुझे लग रहा है बच्चे ये बात
आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अरे ये 2a है, 2b है, ये b है। अरे वर्क है ना, b से निकल रहा है ना, तो ये 2b1 आ जाएगा ना, ये 2b1 2c1, तो 2b1 माइनस Q2c 2b1, तो यहां से ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, तो ठीक है 2b ये आ रहा है 2c1, तो 2qb1 2c1 3w1 2b1 और ये 2c1, तो ये बन गई कंडीशन। तो ये कंडीशन देख लो कितनी अच्छी है भाई, ये बन गई। तो देखो ये इसके इक्वल नहीं है, बट क्या है यहाँ पे दोनों में, देखो सर बिकॉज पॉइंट तो सेम है बट पाथ डिफरेंट है, तो पाथ डिफरेंट की वजह से दोनों चीजों का वर्क क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, इसलिए जो वर्क है वो पॉइंट पे ना डिपेंड कर पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे। सिमिलरली हीट का भी ऐसे ही गेम है, तो आपका दोनों के गेम इसी तरीके से बनते हैं। सॉरी, तो ये कंडीशन आ गई, ठीक है। दूसरा सर, दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या था कि एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। एनर्जी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। सर एनर्जी प्रॉपर्टी है, ये आपने कब पढ़ाया, देखो पढ़ाया था कि भाई बोला, देखो अब पीछे आओ सर, ये इक्वेशन ले लो, जो इक्वेशन ये आपने लिखी वही उठा लेते हैं। तो dq 2b1 है ना, आपने क्या लिखा सर यहाँ पे, सर dq 2b1 माइनस dq 2c1 इक्वल टू dw 2b1 माइनस dw 2c1, ये लिखा हुआ है आपने, है ना। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं, तो उन्होंने चेंज करके क्या बोला कि सर एक काम करिए, dq 2b1 यहां पे लेके आ जाइए, है ना, माइनस ये w उठा के यहां पे लेके आ जाइए, तो dw 2b1, इसको उठा के इस तरफ ले जाइए तो पॉजिटिव हो जाएगा, dq 2c1 माइनस dw 2c1, ये बन के आ गया। देखो ये दोनों का डिफरेंस मतलब हीट, देखो हीट, ये रही हीट और ये रहा वर्क, हीट और वर्क दोनों का अगर मैं बात करूं, दोनों का क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रही है चीजें, सेम आ रही है चीजें। देखो पॉइंट फंक्शन क्या है, देखो पाथ ये रहा बी, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा सी, ये रहा सी, है ना। तो देखो इधर कि अगर मैं बी पाथ से फॉलो करता हूं तो डी क्यू और डी डब्ल्यू का कुछ डिफरेंस आ रहा है, अगर मैं सी पाथ को फॉलो करता हूं तो कुछ ये डिफरेंस आ रहा है, तो ये दोनों डिफरेंस अगर मैं पाथ बी को फॉलो करता हूं, पाथ बी को फॉलो कर रहा हूं और यहां पे पाथ सी को फॉलो कर रहा हूं, तो अगर मैं पाथ सी को फॉलो कर रहा हूं देखो ऐसे, और ये 2b1 लिख लो ऐसे, तो पाथ 2b1 कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। क्या आ रही है सर, इक्वल। रीजन क्या है, देखो पाथ क्या है, डिफरेंट है, पर चीजें क्या है सर, इक्वल आ रही है। देखो कौन सा 2b1 2c1, 2b1 2c1, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो अगर ये डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं सर यहाँ पे कि dq 2b1 माइनस dw 2c1 की जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है इसके, सपोज करो इसके इक्वल आ रही है पाथ के, तो देखो पाथ 2c1 पाथ 2c1, तो ये डिफरेंस कुछ ये बन के आ रहा है, तो दैट्स मीन सर ये देखो ये कुछ डिफरेंस बन के आ रहा है, तो डिफरेंस क्या है, देखो पाथ क्या, ये b तो है यार, तो देखो पाथ क्या है, इक्वल है, पाथ क्या इक्वल, तो दोनों का डिफरेंस क्या बन के आएगा सर, एक पॉइंट फंक्शन बन के आएगा। दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, पॉइंट फंक्शन आ रहा है। क्यों कि दोनों क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, और वो दो पॉइंट क्या है, 2 and 1 पॉइंट है, तो पॉइंट फंक्शन आ गया। तो भाई इसको मैंने क्या लिखा सर, dq माइनस dw कुछ बन के आया पॉइंट फंक्शन, उसको बोल दिया de, दैट इज चेंज एनर्जी। तो ये क्या बन गई आपका सर, एनर्जी बन गई। इसी वर्ड को क्या बोला गया है सर, एनर्जी बोला गया है। तो एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन। तो देखो अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए, अगर इन दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाए तो डी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये डी जीरो हो गया तो E2 माइनस E1 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो इसको बाद में करते हैं अभी। तो अगर आप ये देखो तो ये फंक्शन बन गया एनर्जी। तो फंक्शन क्या हो गया सर, एनर्जी आ गई। और एनर्जी एक्चुअली में क्या है, पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रही है पूरी। देख लो 2 और 1 2 और 1, पाथ तो सेम है, तो बस क्या है, पॉइंट अलग है, 2 1 2 1, तो वर्क यहाँ पे, तो इज अ पॉइंट फंक्शन, तो इट इज अ प्रॉपर्टी। तो आप क्या बोलोगे, ये क्या बन गई सर, प्रॉपर्टी। पॉइंट फंक्शन नहीं, आप इसको पॉइंट फंक्शन नहीं लिख सकते, आप इसको अभी क्या लिखिए, पॉइंट फंक्शन मत लिखिए, अभी आप इसको लिखिए प्रॉपर्टी। यस, प्रॉपर्टी आपने बता दिया कि पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रही है ना, मेरा कहने का मतलब ये पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ये पॉइंट्स के ऊपर अगर डिपेंड कर रही है तो इज अ प्रॉपर्टी। अरे यस और नो, तो पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, प्रॉपर्टी हो गया। तो जो आपने कहा कि यस, तो ये सर एक्सटर्नल, अरे दो थी ना प्रॉपर्टीज के ऊपर,
तो वो ही है ये। तो सर इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होता है। तो ये पॉइंट बन गया। तो पूछ लेता है कि सर दो, देखो दो ये है आपके डी क्यू डी डब्ल्यू, कि जो आपके जो इनएग्जैक्ट है या जो पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन का जो डिफरेंस है वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, एक प्रॉपर्टी बनेगा। यस और नो? तो इन दोनों का पाथ क्या बनने वाला है, प्रॉपर्टी बनने वाला है। तो याद रखिए ये दोनों चीजें आपकी बनने वाली है प्रॉपर्टी के तौर पे। यस और नो? अरे बताओ। चलो ठीक है, तो ये बन जाएगी आपकी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी बन गई, एनर्जी आ गई, तो एनर्जी टर्म आ गई। तो ये एनर्जी होती क्या है सर? ये एक्चुअली में डी क्या होता है, देखो सिस्टम के अंदर एक एनर्जी है। एनर्जी क्या होती है भाई, ये काइनेटिक एनर्जी भी होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, साथ साथ में इंटरनल एनर्जी भी होती है। क्या होती है, इंटरनल एनर्जी। अब देखिए मैंने क्या बोला था, क्लोज सिस्टम है, आपसे यही बोलेगा क्लोज सिस्टम है, ये बंद है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। जैसे ही नेग्लिजिबल हुई तो डीई किसके इक्वल हो जाएगा, डी यू। तो इंटरनल एनर्जी को डिनोट करते हैं यू से, तो यू से इंटरनल एनर्जी यू से। तो आप क्या लिख सकते हो सर, कि आप लिख सकते हो डी क्यू इक्वल टू ये डी यू हो जाएगा, और प्लस में ये क्या बन जाएगा, डी डब्ल्यू बन जाएगा। तो ये किसी भी प्रोसेस के लिए हो सकता है, चाहे ये रिवर्सेबल हो एंड इरिवर्सेबल हो। मैं फिर बोल रहा हूं, ये कंडीशन दोनों के लिए हो सकती है, रिवर्सेबल हो या फिर इरिवर्सेबल हो। तो ये आपकी एक कंडीशन आ गई इस तरीके से। अब कॉन्सेप्ट ये तो आपका ठीक है, यहां तक निकल के आगे की प्रॉपर्टी है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ध्यान से रखिए कि सर अगर ये लिख दे डी क्यू इक्वल टू डी यू और प्लस में डी डब्ल्यू की जगह लिख दे पी डी वी, तो अब मैं कह सकता हूं इट इज फॉलो ओनली रिवर्सेबल प्रोसेस। तो ये क्या बन जाएगा आपका, रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए बन जाएगा। तो अगर ये ऐसे बन के आ गया, ये रिवर्सेबल हो जाएगा। अगर मैं प्रीवियसली बात करूं इस तरीके से डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो बन जाएगा ई, रिवर्सेबल हो या फिर इरिवर्सेबल हो। तो कंडीशन ये बन के आ गई। तो जो मुझे प्रूफ करना था इट इज अ प्रॉपर्टी, तो मे होप ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बड़ा है, तीसरा है कि भाई कि एनर्जी इज कांस्टेंट, एनर्जी इज कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। भाई आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एनर्जी कांस्टेंट होती है। सर कैसे कांस्टेंट होगी आप बताओ। मैं क्या लिखता हूं सर, डी क्यू इक्वल टू डीई और प्लस में डी डब्ल्यू, यही तो आपने पढ़ा। तो सर आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम ये बनाया यहां पे। अब एनर्जी ट्रांसफर की बात करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर तो हीट ट्रांसफर, अगर मैं बात करता हूं हीट का ट्रांसफर कहीं हो रहा है बाहर, नहीं, क्यू जीरो। वर्क हो रहा है कुछ नहीं, वर्क जीरो। तो जीरो जीरो हो जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और डी की वैल्यू जीरो होगी तो E2 माइनस E1 क्या हो जाएगा, जीरो। और E2 क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू E1 हो जाएगा। तो एनर्जी देख लीजिए कांस्टेंट हो गई। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एनर्जी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो सिंपल सी ये सारी थिंग मैं आपको बता रहा हूं। तो भाई ये क्या है ना, देखो ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये पूछता है और कई बार पूछा एग्जाम में भर भर के। फोर्थ, आप देखिए फोर्थ कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। देखिए क्या कहता है, PMM1 परपेचुअल मोशन मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन के बारे में बात करता है। ये क्या कहता है, मशीन क्या कहते हैं सर, परपेचुअल मोशन मशीन। देखिए ये क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल, देयर इज इम्पॉसिबल, देयर इज इम्पॉसिबल, देयर इज इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस वर्क without absorbing heat, without absorbing heat, absorbing the heat, without absorbing the energy। तो ये क्या कह रहा है कि भाई इट इज इम्पॉसिबल। तो देयर इज इम्पॉसिबल कि भाई आपने क्या किया, यहाँ पे है कोई इंजन लगा हुआ है, ये आपने इंजन लगाया है, ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ वर्क की, मतलब आप कुछ खा नहीं रहे हो, सिर्फ काम ही करते जा रहे हो, थकावट नहीं मान रहे। तो भाई ये क्या हो रहा है कि वर्क। तो इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस वर्क विदाउट एब्जॉर्बिंग दी एनर्जी। तो विदाउट एनर्जी, अगर ऐसा हो जाए, अगर इफ अगर ये क्या कहता है, इफ इट इज पॉसिबल, इफ इट्स पॉसिबल, if it's possible, if it possible, it violates the
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले लॉ को क्या करता है, ये थर्मोडायनेमिक्स को वॉयलेट्स करता है। अरे हाँ है ना, तो इसका मतलब क्या है सर, अब भी आपने पढ़ा कि कोई डी क्यू होगा तो डी यू प्लस मिलके डी डब्ल्यू आएगा। अब अगर आपको वर्क प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कोई ना कोई एनर्जी को देना पड़ेगा। तो ये तो कब बोला उसने, वॉयलेट्स कर रहा है फर्स्ट लॉ, अगर पॉसिबल है तो, पर बस मैंने लिखा देयर इज इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस वर्क विदाउट एब्जॉर्बिंग द एनर्जी। तो ये क्या होता है, परपेचुअल मोशन मशीन 1। तो अगर ये बोले तो इसका मीनिंग क्या होता है। तो भाई ये सारी चीजें आपसे पूछता है। तो भाई देखिए आज मैंने क्या बताया आपको, हीट। तो हीट एंड वर्क अगर आपसे पूछे हीट एंड वर्क होते क्या है भाई ये, तो देखो मेरा मानना यह है कि पहली फोर तो ये कि ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। क्या होता है, ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। तो इसको लिखने का सही तरीका क्या होता है, तो जैसे ये मैंने लिखा डी क्यू और डी डब्ल्यू, ठीक है। दूसरी चीज, इट फॉलो द पाथ फंक्शन, दीज आर द पाथ फंक्शन, याद रखना ये क्या फॉलो करता है, पाथ फंक्शन को फॉलो करता है। तीसरी चीज कि सर पाथ फंक्शन के साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये बाउंड्री फिनोमिना है। ये क्या है आपके, बाउंड्री फिनोमिना। तो याद रखना ये बाउंड्री फिनोमिना है, बाउंड्री को जरूर क्रॉस करेंगे। और ट्रांजिस्ट करता है, ये वर्ड लिखना ट्रांजिस्ट, ट्रांजिशन फॉर्म में ट्रांजिस्ट। तो ट्रांजिस्ट बाउंड्री फिनोमिना भी बोल दिया जाता है। तो याद रखना इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, दीज आर, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी। ये कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ ये क्या करता है, पाथ को फॉलो करता है। तो याद रखना प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये सभी चीजें हीट एंड वर्क के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा। फर्स्ट अगर आपसे पूछेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपका बन गया कि सर डी क्यू इक्वल टू डी यू, और सॉरी ये डी यू आप ऐसे लिखोगे, तो ये लिखोगे डी यू और प्लस में डी डब्ल्यू। तो अगर आप इन सभी चीजों को पढ़ोगे समझोगे तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाएगी। अरे हाँ है ना, तो आपको बेटा इस तरीके से ध्यान देना है, दोगे और पढ़ोगे। तो ये किसके लिए वैलिड है, याद रख लेना, ये रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, याद रख लेना भाई ये। और अगर ये बोल दे इस तरीके से कि डी क्यू इक्वल टू डी यू और प्लस में पी डी वी, तो ये ओनली फॉर द रिवर्सिबल। ये मैं लिखवा चुका हूं, बस एक बार रिवीजन करा रहा हूं। तो आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं। तो कल याद रखना 3 PM फिर मिलता हूं मैं आपसे 3 PM पे। तो 3 PM पे हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर प्रोसेस। तो हम लोग पढ़ेंगे बेटा हीट ट्रांसफर प्रोसेस की बात करेंगे। तो हीट ट्रांसफर प्रोसेसेस की हम फर्दर बात करेंगे। तब तक जो मैंने भी आपको पढ़ाया उसको आपको लगाने हैं, उनके क्वेश्चंस को आपको खुद से लगाना है। तो आप लोग क्या करोगे, उन सभी के क्वेश्चंस को लगाओगे। तो याद करो बेटा, उन सभी को आपको लगाना है, और जितना लगाओगे उतना ही आपके फायदे में रहोगे। तो देखिए आज की क्लास इतनी है, काफी है। तो आप लोग हमें देखिए क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो इन सभी नीचे गिवन गिवे कॉन्टैक्ट्स पे। कॉन्टैक्ट्स है, मेल है, आपकी वेबसाइट है, सारी चीजें गिवन है। सेकंड चीज, जो आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में से ले जाना सीधा टेलीग्राम, और आपका चैनल खुल के आ जाएगा एड अंकल जेईई की तैयारी। क्या ये गेट के लिए है, ये जेईई के लिए। तो जेईई के लिए यूट्यूब चैनल देखो लिखा हुआ ना, जेईई की तैयारी, जेईई की तैयारी। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो आपके लिए सबसे बेहतर तरीका यही रहेगा। और अगर आप लोग गेट पढ़ रहे हो गेट के लिए, तो गेट के लिए चल रहा है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन चलता है 5 PM पे। तो मैं आपको मिलूंगा 5 PM। तो आइए वहां पे पढ़िए। आपके लिए ये एक डबल एडवांटेज है कि एक ही उसमें आपको प्रोडक्शन भी मिल रहा है, वहां पे ये मिल रहा है। साथ साथ अगर आप नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो तो बेटा नॉन टेक्निकल के लिए आप सरकारी नौकरी की तैयारी को फॉलो कर लीजिए। तो जितने अच्छी तरीके से आप सरकारी नौकरी की तैयारी को फॉलो करोगे आपका काम चल जाएगा। तो डियर आज की क्लास मैं यहीं पे ही ओवर करता हूं। तो आप पढ़िए, आगे बढ़िए, और अगर कोई भी डाउट है देखिए आप या तो कमेंट कर दीजिए, मैं बोल रहा हूं, या तो आप कमेंट कर दीजिए, या तो आप कमेंट करिए, या फिर आप क्या कर लीजिए, जो कॉन्टेक्ट आपको नीचे गिवन है इस कॉन्टेक्ट नंबर को फॉलो कर लीजिए। ये कॉन्टेक्ट नंबर है 7214। तो ये कंप्लीट इससे आगे का ये नंबर है, इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आके आप मेरे से बात करना चाहते हो या कोई भी डाउट है तो हमारे मेंटोर्स आपके डाउट को कवर अप करेंगे। क्लासेस ऐसी ही चलती रहेगी। मतलब सेशंस इतने इंटरेस्टिंग हो जाते हैं कि आप यार सोचो कि सर ये जो चल रहा है आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, तो आपके लिए सबसे बेहतर चीज यही रहेगी। तो बच्चे आज मैं क्लास यहीं पे ओवर करता हूं। आप पढ़ो, बढ़ो आगे, और जो भी डाउट है आप पूछते रहिए, और एड अंकल जेईई की तैयारी को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।